सो हेलो वियर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे हैं बाबू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बाबू योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक क्या होते हैं? हमने कहा कि अगर बात की जाए कि जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, रिएक्टेंट साइड में जितने भी हम सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट ले रहे हैं, अगर उनका योग करके कंपाउंड फॉर्म हो या उत्पाद प्रोडक्ट प्राप्त हो, तो वैसे कंपाउंड को या वैसे रिएक्शन को या वो प्राप्त हुए यौगिक कहलाते हैं योगात्मक यौगिक। जैसे हमने कहा कि अगर आप देखो इस रिएक्शन में हमने लिया है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस 24 मतलब 24H2O। जब लेकर हम इनको रिएक्ट कराते हैं तो पोटेश एलम प्राप्त होता है। सूत्र देख लेना, क्योंकि सूत्र जो है आपका एक नंबर में ये फॉर्मूला क्वेश्चन में बन के आ जाता है। पोटास एलम का क्या फॉर्मूला होता है, कार्नेलाइट का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये कार्नेलाइट का सूत्र है KClMgCl2.6H2O। ये कार्नेलाइट कहते हैं, इसे कार्नेलाइट कहते हैं। वहीं पर देखो यहाँ पर FeSO4 प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 और 6H2O के साथ रिएक्ट करके कुछ हमारा ये कंपाउंड बन जाता है। अगर हम बात करें कि योगात्मक यौगिक क्या कहलाते हैं या योगात्मक यौगिक कैसे होंगे, तो योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। क्योंकि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक जाने के लिए सबसे पहले हमको योगात्मक यौगिक देखना पड़ता है। और योगात्मक यौगिक जब देख लेते हैं तो हम समझ में आता है कि योगात्मक यौगिक दो प्रकार के हैं। एक जो डबल साल्ट है, क्या है? डबल साल्ट, इसी को बोलते हैं द्विक लवण। देखो ये डबल साल्ट। और दूसरा है जिसको हम बोलेंगे संकुल यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अगर हम बात करें कि द्विक लवक क्या है या द्विक लवण क्या है, डबल साल्ट क्या होते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो हमने कहा जब समान ऋणायन युक्त दो साधारण लवण, जब समान ऋणायन युक्त दो साधारण लवण को आपस में मिश्रित कर शुष्क होने तक वाष्पित करते हैं, तो बेटा तो यहाँ पर डबल सॉल्ट फॉर्मेट होता है। एग्जाम्पल के रूप में देख लिया जाए कि अगर हम बात करें कि डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो डबल सॉल्ट के लिए एग्जाम्पल हमारे पास ये बना हुआ है K2SO4, ये पोटेश एलम। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहाँ पर डबल सॉल्ट के लिए तो कुछ और विशेष बातें यहाँ पर दिख रखी हैं, और विशेष बातें ये हैं कि ये प्रायः जल योजित मतलब कि जलीय क्रिस्टल लवण होते हैं। कैसे होते हैं? जलीय क्रिस्टल लवण होते हैं। इनका अस्तित्व, हमने कहा कि इनका अस्तित्व अगर देखा जाए तो ये सिर्फ ठोस अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं? सिर्फ ठोस अवस्था में। इनकी अवस्था कैसी होगी? सिर्फ ठोसीय होगी। ये जलीय विलयन में अपने आयनों में पृथक हो जाते हैं, मतलब कि अगर ये जलीय विलयन में घोला जाए तो ये अपने आयन्स के रूप में पृथक्कृत हो जाएंगे। और इन लवण में धातु आयन अपनी समान संयोजकता, मतलब इनकी जो संयोजकता होती है, जो वैलेंसी होती है, वो सामान्य संयोजकता प्रदर्शित करता है। जबकि अगर हम बात करें कि अगर इनको घोला जाए तो दो समान धनायन, मतलब दो सामान्य धनायन व एक समान ऋणायन प्राप्त होंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिया गया है मोहर साल्ट। अभी हमने बोला कि जो FeSO4 NHSO4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, इसको बोलते हैं बाबू मोहर साल्ट। क्या बोलते हैं? मोहर साल्ट। ठीक है, अगर हम कहें कि अगर मोहर साल्ट को वियोजित किया जाए अगर जल में, तो हमने कहा यहाँ पर कि ये दो धनायन, अर्थात देखो यहाँ पर दो धनायन बनेंगे, एक Fe+2 बना, एक NH4+2 बना, और साथ में एक ऋणायन SO4-2, मतलब कि ये प्राप्त होता है Fe+2 NH4 का +2 एंड साथ में प्राप्त होता है बाबू SO4 का -2। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर देखा जाए कि इसमें द्विक लवण में जल में घोलने पर ये निम्न आयन में परिचित हो जाते हैं, अर्थात यहाँ पर दो धनायन और एक ऋणायन प्राप्त होता है। अगर एग्जाम्पल में देखो तो आपको याद रखना है क्रोम एलम का सूत्र होता है K2SO4.Cr2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। फेरिक एलम आप याद रखिए, इसको फेरिक एलम है तो फेरिक एलम को याद रखिए। उसी प्रकार कार्नेलाइट है, पोटेशियम एलम है, ये सब आपको याद रखना है। ये डबल सॉल्ट है। लेकिन यहीं पे डबल सॉल्ट को देखने के बाद हम बात करेंगे कि जो दूसरा पहलू है योगात्मक यौगिक का, वो है संकुल यौगिक का। तो यदि अगर हम बात करें कि संकुल यौगिक, तो हम कहेंगे जब दो अस्थाई, देखो यहाँ पे डेफिनेशन हमने लिख रखा है, हम बात करेंगे कि जब दो अस्थाई आणविक
यौगिकों के संयोग के परिणाम स्वरूप बने आणविक यौगिक जिसमें इनकी पहचान ठोस व विलयन अवस्था में बनी रहती है, मतलब इनका पहचान ठोस व विलयन अवस्था में बनी रहती है, तो इसके गुण इनके अवयवी गुण कणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, अर्थात इन्हें उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। एक बार और से देख लिया जाए, तुम कहें जब दो अस्थाई आणविक यौगिक के संयोग के परिणाम स्वरूप बने आणविक यौगिक, मतलब कि जब दो, यहां पर दो अस्थाई आणविक है, तो अस्थाई आणविक हमने ले लिया KCN और FeCN का होल ट्वाइस, ठीक है, जिसमें इनकी पहचान ठोस व विलयन अवस्था में बनी रहती है एवं इसके गुण इनके अवयवी कणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जो इनका जो गुण है वो इनके अवयवी कणों से बिल्कुल भिन्न हो जाए तो ऐसे को क्या बोलेंगे, उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अगर देखा जाए तो हम कहेंगे इनका निर्माण भी ठीक जैसे द्विक लवण बनते हैं वैसे ही होता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल में कि हमने कहा है कि बीकर में पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड के जलीय विलयन को मिश्रित कर दिया गया। जब मिश्रित करेंगे तो हमारे पास उत्पाद के रूप में बन जाएगा K4FeCN6 और ये जो तैयार होगा इसी को बोलेंगे बाबू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार यदि जैसे हम डबल सॉल्ट्स बनाते हैं उसी डबल सॉल्ट्स के तरीके से हम यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब कि उपसह संयोजक यौगिक बना लेंगे। उपसह संयोजक यौगिक की विशेष बात अगर हम कहें, जब किसी उपसह संयोजक यौगिक को जल में घोलेंगे तो यहां पर सिर्फ 2 आयंस मिलता है, जबकि वहां पर 3 आयंस मतलब कि धनायन, 2 धनायन 1 ऋणायन मिल रहा है, जबकि यहां पर केवल 2 आयंस मिलते हैं, एक साधारण धनायन व एक संकुल ऋणायन। तो ये देखो, ये साधारण धनायन में प्राप्त हुआ जबकि यहां पर एक संकुल ऋणायन में प्राप्त हो जाता है, ठीक है, ये जो संकुल बना ये ऋणायन में चला जाएगा। अब वैसे ही अगर बात करें तो एक संकुल धनायन व सामान्य ऋणायन, जो सामान्य बनेगा वो क्या हो जाएगा, ऋणायन में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि उपसह संयोजक यौगिक को जल में तोड़ सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इनका रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो हमने कहा K4FeCN का होल 6। देखो ये K4 जो है बाबू इसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन, जबकि CN लिगेंड है। क्या है, लिगेंड है। जो आयरन है ये D ब्लॉक का तत्व होता है, यह D ब्लॉक का, और ये सेंट्रल मेटल या सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल आयन बोलते हैं इसको। जो ये स्फीयर है, जो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या इंटिटी, इसे जो 6 दे रखा है ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जी हाँ, ये जो लिगेंड है, लिगेंड का जो नंबर होगा इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कुछ बातें हैं जो कि रिप्रेजेंटेशन से ताल्लुकात रखती हैं, यहां पर समझना ये बात है कि सेंट्रल मेटल या आयन क्या होंगे। तो हम कहेंगे धनायन या उदासीन धातु परमाणु जिससे 2 या 2 से अधिक उदासीन अणु या ऋणायन उपसह संयोजक बंध से बंधित हो, केंद्रीय आयन कहलाता है। सेंट्रल मेटल आयन का मतलब होता है कि यहां से उदासीन धनायन या उदासीन धातु परमाणु जिससे 2 या 2 से अधिक, ये देखो ये यहां पर धनायन हो सकता है क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल यदि हुआ तो धनायन होगा। अगर जिंक कैडमियम Hg हुआ तो ये क्या हो जाएगा कि उदासीन हो जाएगा। मतलब कि यहां पर हम बोले कि यहां पर कोई ऐसा लो मेटल कि जो अगर धनायन हो या उदासीन हो, अगर इसके साथ कोई अलग अन्य अधिक उदासीन 2 या 2 से अधिक उदासीन अणु या ऋणायन उपसह संयोजक बंध से बंधित होते हैं तो ये जो केंद्र में जो बना आयन है या धातु है या उदासीन अणु है इसी को बोलते हैं सेंट्रल मेटल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल या आयन। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रल मेटल या आयन होगा उसी से जो ऋणात्मक लिगेंड है या उदासीन अणु है उसी से आके उपसह संयोजक बंध द्वारा बंधित हो जाती हैं। ठीक है, अब यहां देखो केंद्रीय आयन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही की तरह व्यवहार करता है। मतलब डोनर कौन हो गया, लिगेंड, क्योंकि लगभग समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक होते हैं। रिक्त कक्षक की बात की जाए तो यहां पर डी जो होता है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट या डी ब्लॉक के एटम होने की वजह से
ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तथा वेरिएबल संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जिसकी वजह से ये इनके पास कि समान ऊर्जा के लगभग रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें कि ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला जो सेंट्रल मेटल है, जबकि जो लिगेंड होता है वो दाता परमाणु होता है। क्या होता है? दाता परमाणु। ये इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो कि हमने एग्जांपल लिया है K4FeCN का होल 6। अब यदि देखा जाए तो आयरन जो है वो बड़े ब्रैकेट के अंदर और Cn से बंधित होगा। देखो ये देखो Cn से बंधित, जबकि K4 आगे है। ऐसी संरचना जो ये बंधित हो रहा है, ये बंधित कैसे हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म को दिया जा रहा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा। ठीक है, अब इसकी संरचना हम अच्छे से देखेंगे। हालांकि आपको CFT और VVT ये दोनों चीज आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर यदि आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपका जो भी इससे रिगार्डिंग जो भी बॉन्ड बनाने की, जो संरचना बनाने की जो दिक्कतें हैं और संकरण जो ज्ञात करना है वो आसान हो जाएगा। अब यहां पर देखिए टाइप्स ऑफ लिगेंड। अब लिगेंड की बात चल रही है तो लिगेंड कितने प्रकार के होंगे वो देखना है। तो पहला हमने बोला मोनोडेंटेड लिगेंड। कैसा बोला? मोनोडेंटेड लिगेंड, एक दंतु, मतलब कि अगर वो उसके पास एक दाता या बोला जाए कि वो या एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है तो उसे क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेड लिगेंड। उसके पास एक दाता परमाणु होना चाहिए। ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड, जिसके पास दो दाता परमाणु हो उसे बाइडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। ट्राइडेंटेड लिगेंड, जिसके पास तीन दाता परमाणु हो, ट्राइडेंटेड। टेट्राडेंटेड लिगेंड, जिसमें चार दाता परमाणु हो, टेट्राडेंटेड लिगेंड। पेंटाडेंटेड लिगेंड, जिसमें पांच दाता परमाणु हो, उन्हें 5 या पेंटाडेंटेड लिगेंड कहते हैं। लास्ट है हेक्साडेंटेड लिगेंड, जिसमें 6 डोनर एटम हो अर्थात दाता परमाणु हो, उसे क्या बोलेंगे? हेक्साडेंटेड लिगेंड। आओ एक एक करके देखते हैं। हमने कहा मोनोडेंटेड लिगेंड, वह लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु होते हैं। जैसे अगर मान लो कि Cn है तो यहां पर C एक दाता परमाणु की तरह कार्य कर सकता है। लेकिन अगर यहीं पे बात की जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये सब एक दाता परमाणु है। अब एक दाता परमाणु में 3 प्रकार के हो गए, एक धनात्मक, ऋणात्मक एवं उदासीन। तो ये देखो ये जितने भी दिख रहे हैं, अगर बात की जाए यहां से, ये सब धनात्मक, ऋणात्मक एवं उदासीन के रूप में ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड है। आपको देखना है मोनोडेंटेड लिगेंड, तो आप देखिए इनमें से हम सारे ले रखे हैं। अमोनिया, एक अमोनिया को हम एक एमीन बोलेंगे, वाटर को एक्वा, फॉस्फीन को फॉस्फीन ही बोलेंगे, NO को नाइट्रोसिल। ये सब याद करने के लिए, क्योंकि हम जब IUPAC लिखते हैं तो यही नाम उपयोग करेंगे, नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, पिरिडीन, थायोकार्बोनिल। अब ये हैलाइड के लिए ईडो का उपयोग करते हैं, जैसे फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ऐसे फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ये क्लोराइडो लिख देंगे, ब्रोमाइडो, आइडो, ये हम ऐसे आइडाइडो का यूज कर लेंगे। OH जो होगा, OH के लिए यहां पर हाइड्रोक्सो यूज करेंगे, Cn के लिए साइनो यूज करेंगे, NC के लिए आइसोसाइनो यूज करेंगे, NO2 के लिए नाइट्रो यूज करेंगे, जबकि ONO के लिए नाइट्राइटो लिखेंगे, CNO के लिए साइनेटो लिखेंगे, NCO के लिए आइसोसाइनेटो लिखेंगे, NCS इसको थायोसाइनेटो बोलेंगे। अगर हम बात करें कि अगर यहां पर S डोनर एटम है, यहां पर नाइट्रोजन डोनर एटम जब हो जाएगा तो आइसोथायोसाइनेटो बोलेंगे। NH2 को एमाइडो बोलेंगे, CH3COO- को एसीटेटो बोलेंगे, O-2 को ऑक्साइडो और S-2 को सल्फाइडो। ये सारे नाम याद रखिएगा। रीजन ये है कि IUPAC जब हम लिखेंगे तो इसमें हमको लिगेंड का नाम यही उपयोग में लेना है। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए या नोट्स बना लीजिए, इसके लिए आपको आसान रहेगा आपको लिगेंड याद रखना और लिगेंड के नाम। NH के लिए इमाइडो, OCOO के लिए कार्बोनेटो, O2 के लिए पर ऑक्साइडो, SO3 के लिए सल्फेटो, SO4 के लिए सल्फेटो। अब ऐसे ही आपको याद रखना है, जैसे कुछ ये धनात्मक वाले हो गए, NO2 नाइट्रोनियम, NO नाइट्रोसोनियम, NH2 हाइड्रोजोनियम। ठीक है, ये सब याद रखना है। अब देखो बाइडेंटेड लिगेंड में प्लेन आपको ये कहना है कि जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित हो। हम यहां लिख दे रहे हैं कि जिनमें
दो दाता परमाणु, दो दाता परमाणु उपस्थित हो, उन्हें क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड लिगेंड। ऑक्जेलेट आयन C2O4 ऑक्जेलेटो, इथाइलिन डाइएमीन C2H4 NH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब यहां पर देखिए ट्राइडेंटेड लिगेंड के लिए अगर बात की जाए, ये तो आप दो याद रख लीजिएगा बाबू। ठीक है, ऑक्जेलेटो के लिए यहां पर सूत्र हमने बना भी रखा है कि C2O4-2 और यहां पर इथाइलिन डाइएमीन CH2NH2 CH2NH2 इथाइलिन डाइएमीन। अब देखो ट्राइडेंटेड लिगेंड के लिए हम बात करेंगे जिनमें तीन दाता परमाणु उपस्थित हो। ये देखो, एक दाता परमाणु यहां पर, दूसरा दाता परमाणु यहां पर और तीसरा दाता परमाणु हमारा यहां पर। ये तीन दाता परमाणु उपस्थित हो जिसे क्या बोलेंगे? ट्राइडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। अब यहां पर भी देख लो, ये भी जो आपका है डाइएथिलीन ट्राइएमीन। तो ये देखो यहां पर भी एक दाता परमाणु, दूसरा दाता परमाणु। फिगर जरूर याद रखिएगा बाबू, बहुत मेहनत से फिगर बनाया गया है। ठीक है, याद होना आपको जरूरी है। ठीक है, इसको दिमाग में सेट करिएगा। इसे क्या बोलेंगे? डाइएथिलीन ट्राइएमीन। इसीलिए क्लास जो है कि थोड़ा सा लेट हो जाता है, बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं आपको थियोरेटिकल के रूप में। बच्चों ने बोला कि सर थियोरेटिकल पॉइंट लिख के ही दीजिए, तो इसमें टाइम लगता है इसीलिए। ठीक है, तो ध्यान रखिए। टेट्राडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है कि चार दाता परमाणु हो। क्या हो? चार दाता परमाणु उपस्थित हो। अब देखो यहां पर हम दिखा रहे हैं, ये एक, दो, तीन एंड चार, चार दाता परमाणु। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई इथाइलिन ट्राइएमीन। याद रहेगा, ट्राई इथाइलिन ट्राइएमीन। पेंटाडेंटेड लिगेंड में पांच दाता परमाणु उपस्थित हो। तो ये देखो पांच, एक, ये एक, दो, तीन, चार एंड ये लास्ट वन पांच। ये पांच दाता परमाणु उपस्थित है, इस वजह से ये क्या हो गया? पेंटाडेंटेड लिगेंड। अब यहां पर देख लीजिए एक और निकल के आता है जिसका नाम है, अच्छा ऐसा ही हेक्साडेंटेड लिगेंड में जो है कि EDTA की पावर -4। अच्छा, यहां पर EDTA की पावर -3 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, एम्बीडेंटेड लिगेंड एक और आ गया, उभयदंती लिगेंड। उभयदंती लिगेंड हमने कहा कि वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु हो, लेकिन एक समय पर एक ही दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर रहा हो, मतलब दे रहा हो, तो ऐसे लिगेंड को हम कहेंगे उभयदंती लिगेंड। अगर देखा जाए तो यहां पर देखो CN, ये दिख रहा है CN, साइनाइडो। क्या बोलेंगे इसको? साइनाइडो। NC आइसोसाइनाइडो, SCN थायोसाइनेटो, NCS यहां पर जो था सल्फर था, यहां पर क्या है? नाइट्रोजन है, आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, NO2 नाइट्रो, ONO नाइट्राइटो। याद रहेगा, ये दोनों यहां पर देखो NO2 और ONO2 सेम ही है, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन है और यहां पर ऑक्सीजन डोनर एटम की तरह कार्य करने लगा। बेटा यहां देखो थायोसाइनेटो में सल्फर डोनर एटम की तरह यहां कार्य कर रहा था, यहां पर यही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन इसमें डोनर एटम क्या हो जाए? चेंज हो जाए। ऐसे को बोलेंगे उभयदंती लिगेंड। एक और खास बात कि उभयदंती लिगेंड जो होते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंड मतलब कि एक ही दाता परमाणु होगा, चाहे वो अगर बात करें CN में तो चाहे एक बार C करे या एक बार N करे, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर मोनोडेंटेड लिगेंड। अब यहां पर देखिए हम बात करें कि उपसह संयोजन संख्या कैसे निकालेंगे। बेहतरीन समझने वाली बात कि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी उपसह संयोजक यौगिक से कोऑर्डिनेशन संख्या निकालने के लिए कैसे निकाला जाएगा। समझिएगा कि अगर हम कह दें यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए, तो आप क्या करिएगा कि नंबर ऑफ लिगेंड लिख दीजिए कि कितना लिगेंड उपस्थित है और कितना उसकी दंतुता है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डेंसिटी। तो हम कह रहे हैं नंबर ऑफ लिगेंड गुणे दंतुता। ठीक है, अगर यहां पर देखो फॉर्मूले के भी रूप में हमने दे रखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई विथ दंतुता। अब देखो ये उपसह संयोजक यौगिक ऐसे दे रखा है, बना हुआ है उपसह संयोजक यौगिक AgCN का होल ट्वाइस।
अब इसका पूछा गया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। हम अभी देख क्या है, साइनो कोऑर्डिनेशन जो साइनाइड होता है साइनो, वो साइनो मोनोडेंटेड लिगेंड का पार्ट है, अर्थात एक ही दंतु अर्थात एक दाता परमाणु होते हैं, तो एक ही दंतु है, तो एक दंतु के लिए यहां पर डेंसिटी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और जो इसमें लिगेंड की संख्या है, नंबर ऑफ लिगेंड 2, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर यदि हम लिखेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे 1 बराबर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 2। कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आप किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक का आसानी से निकाल सकते हो क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो एक और छोटी टॉपिक यहां पर है, जैसे हम बोलेंगे होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए दो वर्ड उपयोग किए जाते हैं, होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक। होमोलिप्टिक में बात करें कि जब सेंट्रल मेटल एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हो, सेंट्रल मेटल यदि एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा होगा तो उसे क्या बोलेंगे, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन अगर हम कहें कि जब सेंट्रल मेटल है वो डिफरेंट लिगेंड से जुड़ा हो तो उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ये, ठीक है। अब अगर हम कहें कि केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के लिए केंद्रीय धातु आपको समझ में आ गया, ये है लिगेंड अमोनिया है, NH3 है, तो NH3 जब बात करते हैं प्लेटिनम के साथ तो NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहां पर हमने लिख रखा है प्लेडियम प्लेटिनियम के साथ अमोनिया का क्या होता है, 0 होता है। ये आपके लिए याद रखने वाली बात। तो इसका यदि अगर हम निकालते हैं तो लिखेंगे ये पीटी के लिए हो गया x, पीटी के लिए यहां लिख दे रहे हैं x प्लस 3 इंटू 0 प्लस, अब Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है, बहुत पहले से पढ़ के आया बाबू आप। और ये 3 मल्टीप्लाई करो, ये x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, इधर भी 0 करेंगे और ये उधर ले जाओ तो x बराबर +3 आपका ये निकल के आ गया उप सहसंयोजक संख्या। अच्छा, उप सहसंयोजक संख्या ऑक्सीकरण संख्या यहां पर निकालना क्यों जरूरी है, तो ऑक्सीकरण संख्या इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जब आईपीएससी लिखते हैं बाबू तो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन या हम बोले कि सेंट्रल मेटल का ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में लिखना पड़ता है, इसलिए हमको यहां पर ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है। अच्छा, ऑक्सीकरण संख्या का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कितना पार्टिसिपेट हुआ है, या हम कहें कि सिंपल सी बात अगर हम कहें कि यहां पर एक और दिया हुआ है K4FaCN का होल 6, और इसमें पूछा जा रहा है कि जो सेंट्रल मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के लिए हम इसको बोलेंगे +1 पोटेशियम का होता है और ये 4 संख्या में तो 4, प्लस आयरन के लिए हम लिख दिए x क्योंकि हमको निकालना है बाबू। और ये देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि Cn का होता है -1, क्या होगा -1, तो यहां पर हम लिखेंगे +-1 गुणे 6 बराबर 0। अब देखो यहां पर ये हो जाएगा 6, अब ये 6 उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और x जब उधर जाएगा तो ये +2 निकल के आ जाएगा आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार हम ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से निकाल लेते हैं किसी भी सेंट्रल मेटल का, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब हम जाते हैं थोड़ा सा एक नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए तो यहीं से मेजर क्वेश्चन आना है, और क्वेश्चन कैसे आना है, किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक का नामांकन करने के लिए। यदि अगर हम देखें उप सहसंयोजक यौगिक का नामांकन करें तो पहले हम बात करेंगे कि जो हम काउंटर आयन है, जो बाहर आयन है उसको धनात्मक बोलें और इसको ऋणात्मक बोलें। ये देखो ये धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, तो सबसे पहले धनात्मक का नाम लिखेंगे, फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे, देन सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे रोमन में, फिर आउटर आयन यदि उपस्थित हो तो लिख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो K4 है तो पोटेशियम, इसका देखो क्या लिखेंगे, पोटेशियम, ठीक है। अब यहां पर 6 गो साइनो है तो लिखेंगे हेक्सा साइनो, क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो। अच्छा, जो आयरन है इसको फेरेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फेरेट। रोमन अंक में इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो +2 आया था तो लिख देंगे 2 रोमन अंक में, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकल जाएगा। ऐसे करके हम आसानी से
यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर रख के हम किसी भी उप सह संयोजक यौगिक का IUPAC नामांकन कर लेंगे। अब यहां देखो ये Ag है, ठीक है, आर्जिनेट बोलेंगे, ठीक है, इसका आप करिएगा। ये 3 आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, 1 2 एंड 3। इनका आप IUPAC नामांकन करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जिससे कि हमको लगेगा कि आपको ये चीज आ गया, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें कि आइसोमेरिज्म, अब ये IUPAC हमने कवर कर लिया, अब बात आती है आइसोमेरिज्म की। अगर आइसोमेरिज्म बात करें तो आइसोमेरिज्म क्या होता है समझिएगा, 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन उनकी ज्योमेट्री, या यहां पर ज्योमेट्री को छोड़ो, यहां पर लिखेंगे संरचना, जो संरचना व स्टीरियो त्रियम व्यवस्था, मतलब यहां पर बात करें स्ट्रक्चर संरचना व स्टीरियो त्रियम व्यवस्था भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं और ये गुण समावयता कहलाता है। मतलब कहने की बात यह है, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र, मतलब कि जो अणुसूत्र है वो समान हो लेकिन उनकी स्ट्रक्चर, मतलब कि जो उनकी संरचना है या त्रिविम व्यवस्था है, ये भिन्न भिन्न हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, समावयवता कहते हैं। ये व्यवस्था समावयवी कहलाते हैं और इन्हें यही गुण को समावयवता कहते हैं। जैसे अगर हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो हमने कहा कि C4 है, 4 कार्बन है, इसको कैसे कितने डिफरेंट आप बना सकते हो, तो आप कहोगे सर एक तो 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला बना लीजिए। हमने कहा ठीक है। आपने कहा कि सर एक काम करिए कि 3 कार्बन बना लीजिए, 1 कार्बन यहां रख दीजिए। हमने कहा अब और भी कुछ बन सकता है, तो आप कहोगे सर ये 2 ही बन पाएंगे इसके, अर्थात ये इनके आइसोमेरिज्म कितने हो गए, 2 आइसोमेरिज्म, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें कि कोऑर्डिनेशन में कि उप सह संयोजक यौगिक की जो संरचना है और वो व्यवस्था, वो एक ही अणुसूत्र, समान अणुसूत्र की अगर भिन्न भिन्न हो रही है तो वैसी व्यवस्था को समावयवी कहते हैं और ऐसे गुण को समावयवता कहते हैं। यह 2 प्रकार का, अगर हम बात करें कि उप सह संयोजक यौगिक जो होते हैं, यह 2 प्रकार का समावयवता प्रदर्शित करते हैं, एक संरचनात्मक और दूसरा त्रिविम समावयवता, ठीक है बाबू। एक तो हो गया संरचनात्मक और दूसरा त्रिविम समावयवता। तो अगर हम बात करें कि जो संरचनात्मक होता है वो लिहाजे आपके बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमको पढ़ना है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन मतलब आयनीकरण, समावयवता, लिंकेज बंधक समावयवता, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रेट, जिसको हिंदी में बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म समावयवता, कोऑर्डिनेट उप सह संयोजक समावयवता। ये 4 हैं और ये चारों को देख के समझ जाओ। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और किसी विलयन में घोलने पर उसके आयन भिन्न भिन्न हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन समावयवता। देखो यहां पर मजेदार चीज है, यहां पर समझिएगा कि यहां पर देखो, यहां पर जब इसको घोला गया तो ब्रोमीन बाहर आया, जबकि यही कंपाउंड को उठा के घोलते हैं तो ये Cl2 आयन के रूप में बाहर आ जाता है। देखो यहां पर, यही देखकर आप बोलोगे कि इससे क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में समझिएगा कि अगर हम बात करते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म की, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में एम्बिडेंटेड लिगेंड दिखना बहुत जरूरी है। अर्थात एम्बिडेंटेड का मतलब यह हुआ कि एक बार वही लिगेंड, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन वही लिगेंड एक बार किसी और डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा सेंट्रल मेटल की तरफ, और दूसरी बार वो दूसरे जो डोनर एटम है उसके द्वारा वो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। जैसे अगर हम बात करें कि SCN यहां पर S डोनेट कर रहा है जबकि यहां पर देखिए नाइट्रोजन करने लगा, तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो मोटा मोटी बात कही जाए कि लिंकेज आइसोमेरिज्म अगर आप देखना हो तो आप ये जरूर देखिएगा कि एम्बिडेंटेड लिगेंड है कि नहीं, उभयदंती लिगेंड उसमें दिख रहे हैं कि नहीं। यदि उभयदंती लिगेंड दिख रहे हैं तो इंश्योर करिएगा कि वो बंधक समावयवता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में एक चीज आपको बता दें कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में जो H2O है ये एक H2O लिगेंड की तरह हो और एक इसी का H2O क्रिस्टल एटम की तरह हो या क्रिस्टल आयन की तरह हो। तो अगर हम बात करें कि ये देखो CrH2O का होल 6,
इसको हमने देखा इसी सूत्र का, इसका दूसरा रूप हमने देखा Cr क्रोमियम है, H2O का होल 4 एंड Cl2, और यहां पर देखो Cl2 और ये हो गया हमारा, इसको Cl ही रहने दिया जाए, ठीक है, एक सेकेंड, Cl, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ H2O रहेगा, क्या रहेगा, H2O। मतलब कि यहां पर देखो कि ये देखिए 2 Cl अंदर गया यहां से, और एक नहीं 2 H2O बाहर आ जाएगा। 2 H2O मतलब कि 4, 6 था, 4 अंदर रह जाए। मतलब कि इतना देखना है मोटा मोटी ये चीज कि यहां पर जो जल हो एक लिगेंड की तरह हो और एक क्रिस्टल आयन की तरह हो, ऐसे। तो ऐसे आइसोमेरिज्म अगर आपको दिखे तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो 3 आइसोमेरिज्म, तीनों को हमने समझने का तरीका बता दिया। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या कहोगे कि जब विलयन में घोला जाए या उसको विलयन के रूप में घोला जाए तो उसके आयन भिन्न भिन्न हो जाए, तो आयन भिन्न भिन्न हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, याद रहेगा। लेकिन वही चीज हमने कहा कि अगर वो लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात कर दी जाए तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में एम्बिडेंटेड लिगेंड का होना अति आवश्यक है। एम्बिडेंटेड लिगेंड ही लिंकेज आइसोमेरिज्म को दर्शाता है। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में H2O का मतलब कि एक बार ये लिगेंड की तरह हो और दूसरा क्या हो जाए, ये क्रिस्टल आयन की तरह बिहेव करे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में होता क्या है बाबू, सिंपल सी बात समझिएगा कि जो सेंट्रल मेटल है या सेंट्रल आयन जो है वो क्या हो जाते हैं कि लिगेंड से परस्पर एक्सचेंज कर जाते हैं। तो यहां देखिए Cr है NH3 का होल 6, यहां पर जब CO NH3 का होल 6 और Cr Cn का होल 6 बना ले तो इसे क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 चीज आपको पढ़ना है और इसको रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। यदि अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट में कर दीजिएगा कि सर पढ़ा दीजिए, ठीक है। वो ये चीज है उपसह संयोजक यौगिक में बंधन। उपसह संयोजक यौगिक में बंधन एक है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि 110% इंपॉर्टेंट है, लेकिन छोड़ इसलिए रहे क्योंकि आप पे भरोसा कर रहे हैं कि आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे। लेंदी क्लास हो जाएगी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा कि सर आप इसको क्लियर कर दीजिए। एक छोटे से वीडियो में VVT और CFT स्पेशली आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी यदि आपको दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर क्या होता है कि स्वाहा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वियर्स।